व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो दोस्तों, आज हम करेंगे हमारी क्लास 11 इकोनॉमी का सबसे पहला चैप्टर, जो कि है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमी। ये बहुत ही सिंपल चैप्टर होने वाला है दोस्तों, और हम इसे एक ही वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम इस चैप्टर को शुरू करने से पहले ये इकोनॉमी क्या होती है उसका मतलब ही समझ लेते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है कि an economy is a system which provides people mean to work and earn their living। अब इसको आप डेफिनेशन पढ़ी तो, और एक बार मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ जैसे इकोनॉमी क्या होती है। अब आपने सुना होगा कि इंडियन इकोनॉमी मतलब जीडीपी ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। तो क्या सिर्फ ये एक पेपर वर्क है, मतलब साल के आखिर में हमने एक जीडीपी निकाला पेपर में और वो अच्छा रहेगा तो बता देंगे, अच्छा नहीं है तो? ऐसा नहीं होता है दोस्तों। इसमें इकोनॉमी का मतलब क्या होता है कि एक ये पूरा सिस्टम होता है दोस्तों। मतलब सिस्टम से मतलब क्या है कि जहाँ पे हम काम कर सकते हैं, जहाँ पे हमको पैसे मिलेंगे। मतलब जैसे इंडियन इकोनॉमी है, यहाँ पे जितने भी इंडियंस है, जहाँ भी नागरिक है देश के, वो सारे इसी इंडिया में काम करते हैं और पैसे कमाते हैं। मतलब क्या, वो इंडियन इकोनॉमी का पार्ट बन जाते हैं। तो इसी का मतलब होता है दोस्तों इकोनॉमी। ठीक है, आप एक बार फिर से डेफिनेशन पढ़िए, आपको समझ में आएगी। एन इकोनॉमी इज अ सिस्टम विच प्रोवाइड्स पीपल मीन टू वर्क एंड अर्न देयर लिविंग, है ना। और मैंने एक और डेफिनेशन लिखी है नीचे कि इकोनॉमी इज अ सिचुएशन वेयर वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट्स। हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे इकोनॉमी क्या है, वो एक सिचुएशन है जहाँ पे हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेस है। लिमिटेड रिसोर्सेस का क्या मतलब है कि मान लीजिए किसी के पास 1,000 रुपये है और अनलिमिटेड वांट्स, इसका मतलब क्या होता है कि उस व्यक्ति को उस 1,000 रुपये से बहुत सारी चीज़ें करनी है। मतलब उस 1,000 रुपये से उसको सेव भी करना है, उसको पार्टी भी करनी है, उसको खुद के लिए कपड़े भी खरीदने, मतलब बहुत सारी चीज़ें करना है। तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। हमारे पास केवल लिमिटेड रिसोर्सेस है, उसके पास केवल 1,000 रुपये है और 1,000 रुपये से वो सारी अनलिमिटेड वांट्स को पूरी नहीं कर सकता है। तो उसी को हम बोलते हैं इकोनॉमी इज़ अ सिचुएशन वेयर वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट्स। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लिखा है कि देयर आर 3 वाइटल प्रोसेस ऑफ एन इकोनॉमी। मतलब अगर आप एक इकोनॉमी देखेंगे तो वहाँ पे 3 वाइटल मतलब 3 महत्वपूर्ण प्रोसेस होएगी। पहली क्या है हमारी? प्रोडक्शन, मतलब किसी भी चीज़ का बनना। अगर हम एक इकोनॉमी को चलाना चाहते हैं तो पहले हमको वहाँ पे प्रोडक्शन तो करना पड़ेगा ना, तभी हम आगे कुछ कर पाएंगे। अगर वहाँ पे प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो वो इकोनॉमी कैसे डेवलप करेगी, कैसे ग्रो होगी? तो पहला तो होना चाहिए प्रोडक्शन। दूसरा होना चाहिए कंजम्पशन। अब मान लो हमने एक इकोनॉमी में बहुत प्रोडक्शन तो कर रहे हैं, मतलब सप्लाई दे रहे हैं, पर डिमांड है ही नहीं, कंज्यूमर है ही नहीं जो उसको कंज्यूम कर सके, तो वो इकोनॉमी भी अच्छी नहीं चल पाएगी। इसलिए हमारी इकोनॉमी में कंजप्शन के लिए कंज्यूमर भी होने चाहिए। फिर थर्ड हमारा क्या रहता है? कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन से क्या मतलब है दोस्तों? जैसे हाँ, बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स लगती है किस चीज़ के लिए? मान लो बिल्डिंग बनाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है एक इकोनॉमी में। इंडिया में अगर कहीं ब्रिज बनाना है तो उसके लिए बहुत सारा कैपिटल लगेगा। तो एक इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए वहाँ पे कैपिटल फॉर्मेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। अब यहाँ पे हम अगला टॉपिक देखेंगे दोस्तों, जो कि है फीचर्स ऑफ इकोनॉमी, और आप इसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी कह सकते हैं। मतलब इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमी क्या है कि रिसोर्सेज आर लिमिटेड। मतलब हमारी इकोनॉमी में या कहीं की भी इकोनॉमी में रिसोर्सेज तो लिमिटेड ही रहेंगे ना। आप ऐसा नहीं कह सकते कि हमारे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज है। हमारे पास जो रिसोर्सेज है, जहाँ से हमको चीज़ें मिल रही, वो केवल लिमिटेड ही है। और वांट्स हमारी अनलिमिटेड है। मतलब वांट्स तो हमको बहुत चाहिए, लिमिटेड रिसोर्सेज में भी अनलिमिटेड वांट्स चाहिए। ठीक है, और क्या फीचर है कि स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेस। स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेस का क्या मतलब रहता है? जब हमारी इसमें क्या रहता है कि हमारी जो डिमांड रहती है वो बहुत ज़्यादा रहती है और जो सप्लाई रहती है वो बहुत कम हो जाती है। मतलब किसी भी चीज़, कोई प्रोडक्ट आया मार्केट में, उसकी डिमांड तो बहुत सारे हैं, मतलब 100 जने सभी उस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं, पर वो जो प्रोडक्ट है वो केवल बनता है 10 एक साल में।
तो उसी को बोलेंगे स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। उसमें मतलब हमारे पास डिमांड तो बहुत है पर रिसोर्सेज की कमी है, सप्लाई है ही नहीं। एंड लास्ट में क्या लिखा है, मल्टीपल ऑफ रिसोर्सेस, मतलब अगर हम अल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हैं रिसोर्सेज का। मान लो जैसे हमारे पास 1,000 रुपये है, तो ज़रूरी नहीं कि मैं 1,000 रुपये को सेव ही करूँगा या 1,000 रुपये की पार्टीज करूँगा, मैं उससे और भी कई सारे काम कर सकता हूँ। तो उसी को अल्टरनेटिव ऑफ रिसोर्सेज या मल्टीपल ऑफ रिसोर्सेज कह सकते हैं। मैंने फिर एक नीचे पॉइंट लिखा कि द प्रॉब्लम जनरेटेड ड्यू टू दिस फीचर्स इज़ कॉल्ड इकोनॉमी प्रॉब्लम्स। जो भी प्रॉब्लम जनरेट होएगी रिसोर्सेज के लिमिट होने से और वांट्स के अनलिमिटेड होने से या स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज या अल्टरनेटिव ऑफ रिसोर्सेज से, उसी को हम बोलेंगे इकोनॉमी प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक बार इकोनॉमी का भी मतलब देख लेते हैं। इकोनॉमी इज़ दैट सिचुएशन वेयर we study how to deal with the situation where we have limited resources and unlimited wants, वही होता है इकोनॉमी। इसलिए तो हमारे सब्जेक्ट का नाम भी दोस्तों इकोनॉमिक्स पढ़ा है, क्योंकि हम यहाँ पे सीखते हैं कि जो भी हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेस है और अनलिमिटेड वांट्स है, उसको हम कैसे डील करेंगे, उसकी पढ़ाई को इकोनॉमिक्स बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम अपना अगला टॉपिक देखते हैं। हमारा अगला टॉपिक आता है दोस्तों, जो कि है टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज़। मतलब हमारे पास कितनी टाइप की इकोनॉमीज़ हो सकती है। तो वो होती है दोस्तों दो प्रकार की। पहला होता है पॉजिटिव इकोनॉमी, दूसरा होगा नॉर्मेटिव इकोनॉमी। तो पॉजिटिव इकोनॉमी से क्या मतलब है, मैंने यहाँ पे लिखा देखो प्रेजेंट सिचुएशन। मतलब ये वो इकोनॉमी है जो कि प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में बताएगी। और नॉर्मेटिव इकोनॉमीज ये है कि जो फ्यूचरिस्टिक होती है, जो फ्यूचर सिचुएशन के बारे में बताएगी हमको, है ना। और यहाँ पे मैंने पॉजिटिव इकोनॉमी को देखिए एक्सप्लेन करा है कि हाउ इकोनॉमी प्रॉब्लम इज़ करेंटली सॉल्व। मतलब हमारे देश में इकोनॉमी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होनी चाहिए, ठीक है। और इट इज़ बेस्ड ऑन एक्चुअल थिंग्स। मतलब ये क्या है, एक्चुअल है। हमारे देश में इकोनॉमिक प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो रही है, ये तो एक्चुअल रहेगा ना, वही है, एक्चुअल डेटा पे बेस्ड रहेगी। इट एम्स टू मेक रियल डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। मतलब इकोनॉमी में जो भी एक्टिविटी हो रही है उसका एकदम रियल डिस्क्रिप्शन बनाने की कोशिश करेगी पॉजिटिव इकोनॉमी, ठीक है। इट डज नॉट गिव एनी जजमेंट, इवन इट गिव्स फाइनल रिजल्ट्स। मतलब क्या होता है कि ये हमको जजमेंट नहीं देगी कि तुमको ऐसा करना चाहिए, कि ये सीधे ये बोलेगी कि ये तुम्हारा फाइनल रिजल्ट है। पॉजिटिव इकोनॉमी ये बोलेगी कि आपने ये करा पिछले साल। ये होती पॉजिटिव इकोनॉमी। एग्जांपल में देख लो, द प्राइजेस ऑफ प्रोडक्ट्स आर राइजिंग, ये हमारी पॉजिटिव इकोनॉमी में आ जाएगा, क्योंकि ये हम करंट सिचुएशन की बात कर रहे हैं। हमारी इकोनॉमी में जो प्राइजेस हैं हर चीज़ के, वो बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। नॉर्मेटिव इकोनॉमी वही होती है कि इट डील्स विथ हाउ इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व्ड। मतलब कि हमारी जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम चल रही है उसको कैसे सॉल्व करना चाहिए। मतलब ये करंट की तो बात हो नहीं रही है, ये फ्यूचर की बात हो रही है कि आप ऐसा करो तो ये होगा, तो ये हो जाती फ्यूचरिस्टिक इकोनॉमी। और इट इज़ बेस्ड ऑन इंडिविजुअल ओपिनियन। मतलब ये हमारा हमारा ओपिनियन रहता है कि इकोनॉमी, हमने ये बोल दिया कि इकोनॉमी प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व करो, जबकि हम कोई प्रोफेशनल थोड़ी है, हम ऐसे ही अपना जजमेंट दे रहे हैं। इट गिव्स वैल्यू जजमेंट, मतलब ये एक ऐसी जजमेंट देती कि आपको ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। इट कांट वेरीफाइड विद एक्चुअल डाटा। मतलब ये तो हमारा ओपिनियन है, तो ये एक्चुअल डाटा से कैसे वेरीफाई हो पाएगा। एग्जाम्पल, इंडिया शुड अडॉप्ट प्राइवेट इकोनॉमी। मतलब ये हमने सजेशन दिया कि प्राइवेट इकोनॉमी मतलब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को अडॉप्ट करना चाहिए। कैपिटलिस्ट क्या होता है मैं दोस्तों आपको आगे समझाता हूँ। अब जैसे यहाँ पे पहले हम दो टॉपिक देख लेते कि माइक्रो इकोनॉमी जो हम पढ़ रहे हैं और मैक्रो जो हम 12th में पढ़ेंगे, उनका क्या मतलब हो जाता है। तो माइक्रो इकोनॉमी बहुत ही सिंपल सा टर्म है। देखो, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमी थ्योरी वेयर वी हैव टू स्टडी द इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑन द बेसिस ऑफ एन इंडिविजुअल। मतलब जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम चल रही है उसको हमको एक इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से सोचना पड़ता है। मतलब एक इंडिविजुअल उस प्रॉब्लम में क्या फेस कर रहा है, उसको कैसे दूर करना चाहिए, हम ये माइक्रो इकोनॉमी में ये पढ़ते हैं। और मैक्रो इकोनॉमी में क्या कर पढ़ेंगे हम, होल एग्रीगेट। मतलब मान लो किसी पूरे एरिया के लोगों के बारे में क्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम आ रही है, उस बारे में हम पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमी में। तो अभी तो हम माइक्रो इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, मैक्रो हम 12th में पढ़ेंगे।
तो देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमी कितनी होती है। तो हमारे पास दोस्तों मेजरली 3 प्रकार की इकोनॉमी होती है, गवर्नमेंट इकोनॉमी, प्राइवेट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी। यहाँ पे जो नीचे लिखे हैं ये उनके अलग अलग नाम है कि गवर्नमेंट इकोनॉमी को सोशलिस्ट इकोनॉमी भी बोला जाता है, प्लान्ड इकोनॉमी भी बोला जाता है, सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी भी बोला जाता है। प्राइवेट इकोनॉमी को हम फ्री इकोनॉमी भी बोलते हैं, मार्केट इकोनॉमी भी बोलते हैं, और मिक्स्ड इकोनॉमी को हम बोलते हैं कंबाइंड इकोनॉमी। मतलब इसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट के दोनों फीचर हो जाते हैं। हम ये तीनों को डिटेल में पढ़ेंगे दोस्तों। तो पहला हमारा है जैसे गवर्नमेंट इकोनॉमी। हमको दोस्तों नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या होगा कि जो भी डिसीजंस है इकोनॉमी से रिलेटेड वो पूरे गवर्नमेंट ही लेगी। तो हम उसके फीचर्स देख लेते हैं कि ओवरऑल डिसीजंस एंड कंट्रोल्स आर इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट। मतलब सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट इकोनॉमी तो सारे जितने भी डिसीजन रहेंगे वो गवर्नमेंट लेगी। प्राइवेट सेक्टर डज नॉट इंटरफेयर इन द डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर, और जो प्राइवेट सेक्टर है उनको परमिशन नहीं दी जाएगी गवर्नमेंट सेक्टर के डिसीजन में इंटरफेयर करने के लिए। और हियर ऑल द मेजर डिसीजंस आर टेकन बाय गवर्नमेंट। मतलब जितने भी डिसीजंस है इकोनॉमी से रिलेटेड, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, वो गवर्नमेंट ही लेगी। और क्रिएटिंग वेलफेयर इज़ द मेन मोटिव ऑफ गवर्नमेंट। मतलब अगर मान लो कहीं पे गवर्नमेंट ले रही है इकोनॉमिक के मेजर डिसीजन, तो उनका मेन एम तो यही रहेगा ना कि उनके देश में जो वासी रह रहे हैं उनको अच्छी लिविंग मिले, उनका वेलफेयर हो, तो वही उनका मेन मोटिव रहता है। अब कुछ कंट्री के एग्जांपल लेते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट इकोनॉमी है। पहला एग्जांपल चाइना हो गया, न्यूजीलैंड, कनाडा, नॉर्वे। यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट इकोनॉमी है, मतलब गवर्नमेंट सारे मेजर डिसीजंस लेती है। अब हम देख लेंगे प्राइवेट इकोनॉमी क्या होती है। जस्ट दोस्तों गवर्नमेंट का उल्टा, जैसे हमने गवर्नमेंट में नहीं पढ़ा कि कोई भी प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट के डिसीजन में इंटरफेयर नहीं करेगा, वही प्राइवेट इकोनॉमी की यहाँ पे जो भी मेजर डिसीजंस है वो होंगे प्राइवेट सेक्टर के हाथ में। और गवर्नमेंट डज नॉट इंटरफेयर इन द डिसीजन ऑफ प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर को बहुत ज़्यादा पावर्स दी जाएगी इकोनॉमी में काम करने के लिए, और गवर्नमेंट थोड़े से इंटरफेयर कम ही रखेगी अपने। और हियर ऑल द मेजर डिसीजंस आर टेकन बाय प्राइवेट सेक्टर्स। जैसा कि मैंने बताया, देयर मेन मोटिव इज़ टू अर्न ह्यूज प्रॉफिट। अब जैसे दोस्तों यहाँ पे गवर्नमेंट तो करेगी वेलफेयर पब्लिक का, पर जब प्राइवेट इंडिविजुअल अपनी इकोनॉमी चलाएंगे तो वो ये थोड़ी देखेंगे कि किसी का वेलफेयर हो रहा है नहीं हो रहा है, वो तो यही देखेंगे कि उनका प्रॉफिट कितना हुआ है। तो ऐसी इकोनॉमी में यही दिक्कत रहती कि बस जितने भी प्राइवेट सेक्टर के लोग रहेंगे वो ह्यूज प्रॉफिट कमाना चाहेंगे। अब जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं यूएसए, मतलब अमेरिका में वहाँ प्राइवेट इकोनॉमी चलती है। सिंगापुर, यूके, ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग, यहाँ सब में प्राइवेट इकोनॉमी चलती है दोस्तों। ठीक है, हम अपनी लास्ट इकोनॉमी को पढ़ते हैं। तो हमारी लास्ट है जो है मिक्स्ड इकोनॉमी। तो कई बार इसका एक क्वेश्चन बन जाता है कि मिक्स्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो मैंने यहाँ पे नाम भी लिख दिया है दोस्तों कि प्रोफेसर जे.एम. कीनीज ने मिक्स्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट पूरे वर्ल्ड को दिया था। तो चलो देख लेते हैं कि क्या होते हैं इसके फीचर्स मिक्स्ड इकोनॉमी के। ओवरऑल कंट्रोल्स आर इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर। मतलब यहाँ पे मिक्स्ड है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों के जो फीचर्स है उनको मिक्स करके एक नई इकोनॉमी जो कि मिक्स्ड इकोनॉमी बनाई गई है। इसमें ऐसा भी नहीं रहता दोस्तों कि पूरे मेजर डिसीजंस है वो गवर्नमेंट ले लेती है या पूरे मेजर डिसीजंस प्राइवेट सेक्टर ले लेता है। दोनों आपस में सलाह मशवरा करते हैं और फिर कोई भी डिसीजन लिया जाता है। ऑल द डिसीजंस आर बेस्ड ऑन क्रिएटिंग पब्लिक वेलफेयर अलॉन्ग विथ अर्निंग नॉमिनल प्रॉफिट। मतलब ये नहीं कि आप ह्यूज प्रॉफिट कमाओ या फिर आप पब्लिक का वेलफेयर करते रहो, आप प्रॉफिट नॉमिनल कमाओ और पब्लिक का भी वेलफेयर करो, उसी को बोलेंगे हम मिक्स्ड इकोनॉमी। तो हमने यहाँ पे एक एग्जांपल भी लिखा कि इंडिया हैज़ दिस टाइप ऑफ इकोनॉमी। मतलब जो हमारा भारत देश है यहाँ पे हम मिक्स्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट देखते हैं। अब दोस्तों बहुत ही मेन टॉपिक हमारे इस चैप्टर का आ जाता है जो कि है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। मतलब सेंट्रल प्रॉब्लम ऐसी प्रॉब्लम है जो कोई भी दुनिया की कोई भी इकोनॉमी उसको फेस करनी ही पड़ेगी। तो ऐसी कौन सी प्रॉब्लम होती है दोस्तों, 3 प्रॉब्लम होती है। पहला है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस।
ये प्रॉब्लम हो जाती है दोस्तों। मतलब व्हाट टू प्रोड्यूस का क्या मतलब, सिलेक्शन ऑफ गुड्स, हमको देश में कौन से गुड्स प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। जैसे हमने शुरू में नहीं पढ़ा था वाइटल प्रोसेस, पहले प्रोडक्शन, कंजम्पशन, तो वही कि व्हाट टू प्रोड्यूस, अब प्रोड्यूस तो करना है तो क्या प्रोड्यूस करेंगे। तो यही एक प्रॉब्लम रहती है, सेंट्रल प्रॉब्लम रहेगी एक इकोनॉमी में। इसमें भी 2 पॉइंट आ जाते हैं कि व्हाट गुड्स टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी, मतलब हमको गुड्स भी प्रोड्यूस करना है कि कितनी क्वांटिटी में करना है ये भी देखना पड़ेगा। दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है हाउ टू प्रोड्यूस, मीन्स सिलेक्शन ऑफ टेक्निक, जो भी हम गुड्स प्रोड्यूस करेंगे उसकी कोई टेक्निक तो होनी चाहिए कि कैसे गुड्स प्रोड्यूस करना है। मैंने 2 टेक्निक लिखी दोस्तों, जैसे LIT और CIT। LIT मतलब क्या होता है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक। इसका मतलब क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है लेबर इंटेंसिव, मतलब यहाँ पे लेबर जो वर्कर रहेंगे उनका बहुत ज़्यादा रोल रहेगा। वर्कर से मतलब सारे काम हाथ से करवाएंगे उस इकोनॉमी में, और सबको सारे मशीनों का बहुत कम यूज़ होगा। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में यहाँ पे पैसा बहुत लगेगा और पूरा काम जो भी है वो मशीनों से होगा, उसी को हम बोलते हैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। ठीक है, भारत में तो दोस्तों ज़्यादा लेबर इंटेंसिव टेक्निक ही चलती, क्योंकि यहाँ पे हमारी जनसंख्या तो बहुत ज़्यादा है, तो सबको रोज़गार चाहिए, तो हमारी गवर्नमेंट भी लेबर इंटेंसिव टेक्निक को कई जगह पे प्रेफर करती है दोस्तों। पर इसका एक ड्रॉबैक भी कि बहुत टाइम लग जाता है, और काम भी हो सकता है कि बड़ी बड़ी, मान लो मेट्रो सिटी है जहाँ पे, अगर वहाँ पे कुछ काम करना है तो वहाँ धीरे धीरे काम नहीं हो सकता, और सारा काम फास्ट मशीनों से ही करवाना पड़ता है, तो ये थोड़ा ड्रॉबैक हो जाता है। लास्ट हमारा पॉइंट होता है जो कि सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी का, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। अब मान लो हमने क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है ये देख लिया, पर किसके लिए करेंगे। तो यहाँ पे भी 2 पॉइंट आ जाते हैं दोस्तों। पहला तो होता है पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि ऐसा है कि ऑडियंस टारगेट कर लो, कि मान लो जिसके पास ज़्यादा पैसा है हम उनके लिए सामान बनाएंगे। फॉर एग्जांपल एप्पल के प्रोडक्ट्स ले लो, एप्पल के प्रोडक्ट्स लोअर फैमिलीज़ या लोअर मिडिल क्लास है ना, वो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। एप्पल केवल उन लोग को टारगेट करता है जो कि उनके पास पैसा हो और बहुत ज़्यादा अच्छी सर्विस देता है। तो यही होता है कि फॉर हुम टू प्रोड्यूस, पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन मेथड उनने यूज़ करा। फिर होता है फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन, ये होता है वर्क बेस, मतलब जिनने ज़्यादा काम करा उसको ज़्यादा प्रोडक्ट मिलेंगे, जिनने कम काम करा उसको कम प्रोडक्ट देंगे, उसी को हम बोलते हैं फंक्शन डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमारा अगला टॉपिक आएगा दोस्तों, जो कि है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम समझते हैं। आप एक यहाँ पे मैंने थोड़ा एग्जांपल दिया, उसको देखिए कि एक पर्सन है, ठीक है, जो कि काम कर रहा है वर्किंग ऑन सैलरी 10,000 रुपीज़, मतलब वो 10,000 की सैलरी में काम कर रहा है। अब उसको मान लो इतना किस्मत वाले कि 2 ऑफ़र एक साथ मिल गई, कि अ कंपनी ऑफर्स 12,000 रुपीज़ सैलरी, और एक दूसरी कंपनी ने दिया 15,000 की सैलरी का। तो ऑब्वियस ही बात है कोई भी चूज़ करेगा, चलो 15,000 की कंपनी को ज्वाइन कर लेते, ही चूज़ दिस जॉब। तो अब उसकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो 12,000 रुपीज़ बन जाएगी। मतलब इसका क्या होता है कि द लॉस ऑफ अदर अल्टरनेटिव्स व्हेन वन अल्टरनेटिव इज़ चूजन। हमने किसी भी चीज़ को चूज़ करा तो उसका नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, मतलब वो अगर चूज़ हमने जो बेस्ट वाला करा है वो नहीं करते, उसके अलावा दूसरा करते, तो हमको जो कॉस्ट पड़ती वही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाती। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। अब हम यही इसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये मार्जिनल का मतलब क्या होता है कि एडिशनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हमारी एडिशनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, यहाँ पे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को मार्जिनल RT बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, अभी तो आपको जैसे फॉर्मूला समझ में नहीं आएगा, फिर भी आप देख सकते कि डेल्टा यूनिट सेक्रीफाइस्ड अपॉन में डेल्टा यूनिट गेन, ये इसका फॉर्मूला रहता है दोस्तों। हम इसको आगे पढ़ेंगे, अभी आप उसको थोड़ा बस दिमाग में रखिएगा। मैंने यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल लिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल मतलब कोई एक लड़का है, कोई भी पर्सन है, उसके अकाउंट्स में 100 में से 100 मार्क्स आ गए, बड़ा इंटेलिजेंट लड़का है, पर जो इकोनॉमी है उसको पढ़ते अच्छे से नहीं आती है, उसके आए इकोनॉमीज़ में 35 मार्क। तो अब वो जो लड़का है थोड़ा परेशान हो गया कि भैया मेरे इकोनॉमी में इतने कम मार्क्स क्यों आ रहे हैं। तो उसने बोला कि मैं अब इकोनॉमी में बहुत मेहनत करूँगा।
उनने बहुत मेहनत करी, अगले एग्ज़ाम में उसके इकोनॉमिक्स में आ गए 55 मार्क्स, पर यहाँ पे देखिए अकाउंट्स में हो गए 90 मार्क्स हो गए, 100 से सीधे 90 मार्क्स हो गए। तो यहाँ पे उनने ये 20 मार्क्स पाने के लिए 10 मार्क का सेक्रीफाइस करा कि नहीं करा, तो उसी को हम यहाँ पे लिखेंगे कि इकोनॉमी के 20 मार्क्स पाने के लिए 10 मार्क्स अकाउंट्स के सेक्रीफाइस करा, वही हमारा हो जाएगा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यहीं पे उसने बोला मैं और मेहनत करूँगा, इकोनॉमी में उनने और 60 मार्क्स ला लिया अगले, पर अकाउंट्स में बहुत पीछे हो गया बेचारा, 70 मार्क्स रह गए उसके। तो यहाँ पे उनने और इकोनॉमी के 5 मार्क्स लाने के लिए अकाउंट्स के 20 मार्क का सेक्रीफाइस कर दिया दोस्तों। तो ये इसकी बन जाएगी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दोस्तों। जैसे मैंने यहाँ लिखा भी है, हियर फॉर गेटिंग 20 मार्क्स एक्स्ट्रा इन इकोनॉमी, यहाँ पे जैसे 20 मार्क्स एक्स्ट्रा लाने के लिए आई, मेरा एग्जांपल नहीं है दोस्तों, मैंने आई लिखा है, पर किसी लड़के का एग्जांपल है, सेक्रीफाइस 10 मार्क्स ऑफ अकाउंट्स, मतलब 10 मार्क अकाउंट्स के सेक्रीफाइस कर दिया। सो द रेशियो 20:10 इज़ अवर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सिंपल कॉन्सेप्ट दोस्तों।